Welcome to all of you. This is my seventh video related to class 11 business studies. Student, we are reading about the chapter number 1 of class 11 business studies, that is business, trade and commerce. In the previous video, we have learned about the various type of business risk, what are the causes of business risk, what is the nature of business risk in our previous video. Now students, we are moving our next video that is related to the various factors before we considered before starting any business. Various factors we must consider before starting any business. We will learn about this topic. We will learn about the various factors. So student, now we are moving the next topic, starting a business basic factors. Starting a business basic factor. Starting a business enterprise is similar to any other human effort in which resources are employed to achieve certain objective. That means यदि हम कोई भी business start कर रहे हैं तो definitely हम हमारे resources को वहाँ पे utilize करेंगे, use करेंगे और उसी के basis पे हम एक business start करेंगे. यदि हमने विदाउट एनी प्रायर प्लानिंग रिसोर्सेज हमने बिना सोचे समझे यदि हम उसमें यूटिलाइज कर रहे हैं और यदि प्रॉपर प्लानिंग के साथ हम इन रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं तो जो अल्टीमेटली रिजल्ट होगा, दो जो हमें जो टारगेट अचीव करना है, जो हमें आउटकम अचीव करना है, वो हम आउटकम अचीव नहीं कर पाएंगे और हमें बिजनेस फेलियर से रिलेटेड जो प्रोबेबिलिटीज है वो हमारी इंक्रीज हो जाएगी. तो यहाँ पे जो हम फैक्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे, बेसिकली वो फैक्टर्स इंडिकेट करते हैं कि जो हम बिजनेस फॉर्म, जो हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो वो हमारा जो बिजनेस है वो हमारा प्रॉफिट मेकिंग हो, हमें कोई भी कॉम्प्लिकेशंस आफ्टर स्टार्टिंग बिजनेस हमें ना हो. हम प्रायर प्लानिंग, प्रायर उन फैक्टर्स को बिफोर स्टार्टिंग एनी बिजनेस हम उन फैक्टर्स को कंसीडर करेंगे ताकि जो भी हमें हमारी प्रॉब्लम्स है वो एक ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करने से पहले हम उन प्रॉब्लम्स को जो भी है फेस कर लेंगे और उनसे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उनको रिजॉल्व कर देंगे बिफोर स्टार्टिंग एन एंटरप्राइज. तो यहाँ पे बताया गया है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एंटरप्राइज स्टार्ट कर रहे हैं तो इन सारे फैक्टर्स को, ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करने से पहले आप हमें कंसीडर करना चाहिए, उनके बारे में स्टडी करना चाहिए, उनके बारे में हमें सर्वे करना चाहिए, आइडिया लगाना चाहिए कि हमें कौन सा फैक्टर्स को कंसीडर करना है और उस फैक्टर को कंसीडर करने के पीछे हमारा क्या रीजन है. तो हमें ये सारी चीजों को कंसीडर करना जरूरी है. Successful result in business depend largely upon the ability of the entrepreneur on the starters of a new business to anticipate the problems and solve them with minimum cost. दैट मीन्स यदि हमें कोई भी प्रॉब्लम है तो हमें उसे एंटिसिपेट करना, प्रिडिक्शन करना बिफोर स्टार्टिंग एन ऑर्गेनाइजेशन और हमें उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व भी करना है विद मिनिमम कॉस्ट. दिस इज especially true of the modern business world where competition is very tough and the risks are very high. Some of the problems which business firms encounter of basic nature. For example, is to start a factory, plans must be made about the location of the business, the possible number of customers, the kind of equipment required, the amount of money needed to procure them, the shop layout, the purchasing and financing needs, and hiring of workers for its effective इम्प्लीमेंटेशन. तो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, नेम यहाँ पे बताया गया है कि आप इन फैक्टर्स को आपको कंसीडर करना है. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यदि एक फैक्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें इन फैक्टर्स को कंसीडर करना कंपल्सरी है, जरूरी है, ताकि हमें इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो फेस ना करनी पड़े. तो यह एक यहाँ पे एक फैक्ट्री का एग्जाम्पल दिया गया है. हम देखेंगे जनरल में देखेंगे कि ये सब पॉइंट्स हमें कंसीडर करना जरूरी है.
यदि हम एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है वो है सिलेक्शन लाइन ऑफ ए बिजनेस। सिलेक्शन ऑफ लाइन बिजनेस दैट मीन्स हम किस लाइन में हमारा बिजनेस क्या होगा। हम इंडस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग फर्म स्टार्ट कर रहे हैं, या हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो एक हम बिजनेस स्टार्ट करने से पहले दैट मीन्स पहले जो हम फाइनेंस जो हमारे फंड्स हैं उनको ब्लॉक करने से पहले हम इन सब पॉइंट्स को कंसीडर करेंगे कि जो हमारा सिलेक्शन ऑफ लाइन बिजनेस है वो क्या होगा। द फर्स्ट थिंग टू बी डिसाइडेड बाय एन एंटरप्रेन्योर इज द नेचर एंड द टाइप ऑफ बिजनेस must be undertaken. He she will obviously like to enter that branch of industry commerce which has the possibility great amount of profit. The decision will be influenced by the customer requirement in the market and also the kind of technical knowledge and interest of the entrepreneur has for producing a particular product. दैट मीन्स यदि हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए हमारा इंटरेस्ट किसमें है। उसके अलावा हमें उस बिजनेस से रिलेटेड नॉलेज है या नहीं है। यदि सपोज कीजिए हमें उस बिजनेस को एक्वायर कोई पर्टिकुलर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें पर्टिकुलर डिग्री चाहिए, तो वो डिग्री हमारे पास है या नहीं है। सपोज कीजिए हमें एक मेडिकल शॉप ओपन करनी है तो जनरली आप देखते हैं वहाँ पे बी फार्मा डी फार्मा रिक्वायरमेंट होती है कि तो हमारे पास वो डिग्री है या नहीं है, तो हमारा इंटरेस्ट है या नहीं है, हम किस इंडस्ट्री किस फील्ड में स्टार्ट करना चाहते हैं। तो ये सबसे फर्स्ट थिंग है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले। तो हमें डेफिनेटली कंसीडर करना पड़ेगा कि हमारा इंटरेस्ट क्या है, हमें उस फील्ड में नॉलेज है या नहीं है। उसके अलावा हमारी स्किल्स क्या क्या है। सपोज कीजिए मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रांग है, तो मैं हो सकता है एक ऐसा बिजनेस चूज कर लूँ जिसमें कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा है। लेकिन यदि ये सपोज कीजिए मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रॉन्ग नहीं है और मैंने एक ऐसा बिजनेस चूज कर लिया है जो सपोज कीजिए मार्केटिंग से रिलेटेड या कस्टमर को इन्फ्लुएंसिंग से रिलेटेड, तो उस केस में वो मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट मुझे कंसीडर करना है इससे रिलेटेड। नेक्स्ट वन है साइज ऑफ द फर्म। मेरे जो बिजनेस है फर्म इज रिलेटेड बेसिकली रिलेटेड टू बिजनेस। तो साइज ऑफ द फर्म, ये आप देखेंगे साइज ऑफ द फर्म जनरली आप देखेंगे कि फाइनेंस से रिलेटेड कंसीडर करता है। साइज ऑफ द फर्म में हो सकता है कोई बिजनेस वेरी स्मॉल लेवल पे भी ऑपरेट कर सकती हूँ, मीडियम पे भी ऑपरेट कर सकती हूँ, और वेरी लार्ज लेवल पे भी एक बिजनेस को ऑपरेट कर सकती हूँ। डिपेंड करता है मेरी स्किल्स क्या क्या है, डिपेंड करता है मेरा फाइनेंस क्या, मेरे अवेलेबिलिटी क्या क्या है या नहीं है, डिपेंड करता है मेरे को अदर सपोर्ट है या नहीं है, मैं इतना बड़े बिजनेस को सिंगल ऑपरेट कर सकता हूँ नहीं कर सकता। इसके अलावा मुझे मल्टीपल पर्सन्स की रिक्वायरमेंट है तो मैं उनको अरेंज कर सकता हूँ नहीं कर सकता। तो ये सब फैक्टर्स कंसीडर करने पड़ेंगे साइज ऑफ द फर्म। यदि मैं इन सब फैक्टर्स को कंसिडर कर रही हूँ और अवेलेबल हो पा रहे हैं तो हो सकता है मैं लार्ज स्केल पे बिजनेस स्टार्ट कर पाऊँ, अदरवाइज मुझे स्मॉल स्केल से बिजनेस स्टार्ट करना होगा। तो यहाँ पे बोला है साइज ऑफ द फर्म और स्केल ऑफ इट्स ऑपरेशन इज अनोदर important decision to be taken at the start of the business. Some factors favor a large size, whereas other tends to restrict the scale. Some factors favors a large size business, whereas other factors to restrict the scale of the operation. If the entrepreneur is confident that the demand for the proposed product is likely to be good over time, she can arrange the necessary capital of the business. She will start the operation at a large scale. If the market conditions are uncertain and risks are high, a small business would be better choice. Is it clear? That means यहाँ पे हमें अनसर्टेनिटी है, उसके अलावा रिस्क हाई है उस बिजनेस पे, तो हमें यहाँ पे एडवाइस की जाती है, सजेस्ट किया जाता है कि उस सेक्टर में लार्ज स्केल में बिजनेस ओपन ना किया जाए, पहले उसको स्मॉल स्केल पे ऑपरेट किया जाए और उसके बाद में यदि हमें स्मॉल स्केल पे सक्सेस मिलती है तो then after we will move or then after we will expand our business in a large
sector, large level. Is it clear? तो यहाँ पे दो से तीन चीजें हैं जो न्यू हैं टर्म्स. एंटरप्रेन्योर एक वर्ड यूज किया गया है. तो एंटरप्रेन्योर इज ए पर्सन who start any business, who take initiative for any business. So it is a synonymous of businessman. Is it clear? There is only a little difference between a businessman and an entrepreneur. Entrepreneur always strive for new things. It may be innovative. It may be related to new product. It may be related to service. Is it clear? Both are almost similar. Is it clear? So the size of the business is totally depend on the skills, market conditions, risk factors, demand of our product. Is it clear? Next, the third factor, choice of form of ownership. What is the choice of form of ownership? Basically, the various forms of ownership is available for our business. It may be sole proprietorship, it may be partnership, it may be joint Hindu family business, it may be cooperative society, it may be company form. These are the form of ownership. ये स्टूडेंट न्यू टर्म होगी आपके पास यहाँ पे. सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी. कोई भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि मैम ये क्या है, हमें इनके बारे में आइडिया नहीं है. जो चैप्टर नंबर 2 है उसके अंदर हम इन सब फॉर्म्स की डिटेल स्टडी करेंगे. तो यहाँ पे बेसिकली जो है यहाँ पे हम सिर्फ जनरल इंट्रोडक्शन स्टडी करेंगे. नेक्स्ट चैप्टर में जब आप रीड करेंगे इनके मेरिट्स, डीमेरिट, इनकी डेफिनेशन, तो आपके ये कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्लियर हो जाएंगे. मैं जनरली यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि देयर आर 5 फॉर्म ऑफ ओनरशिप is available in the market. There are 5 form of ownership. First one is sole proprietorship. Sole proprietor is basically related to single owner. Sole proprietor is related to single owner. Here it is written sale proprietorship. It is not sale, it is sole, S-O-L-E. Sole means single owner. First one is sole proprietorship. It is related to single owner of a business. Partnership is basically related to 2 or more person are the owner of the business. When one person is the owner of the business, it is sole proprietorship. When more than one person are owner or involved in the business, it is partnership. Next one is joint Hindu family business. Basically, it is related to a ancient business. It is related to ancestral business. दैट मीन्स सपोज कीजिए मेरे ग्रैंडफादर ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया और मेरे फादर ने उसको बिजनेस ज्वाइन कर लिया एंड देन आफ्टर उनके सन ने बिजनेस ज्वाइन कर लिया है. तो एक फैमिली बिजनेस है, तो वो यहाँ पे होगा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. नेक्स्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटी. Cooperative form of business. Cooperative form of business is related to the form of business. उसके अंदर जो हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं उससे जो मेंबर्स है उनके म्यूचुअल बेनिफिट के लिए हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं. तो दैट इज कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ बिजनेस. एंड द लास्ट वन इज जॉइंट स्टॉक कंपनी. जॉइंट स्टॉक कंपनी इज बेसिकली रिलेटेड टू द joint stock company is related to a form of business in which various owners of that company, that form of business, they can manage their business with the help of directors, board of directors, managing directors. तो स्टूडेंट यहाँ पे सिंपली एक इंट्रोडक्शन बता रही हूँ आपको, यहाँ पे सिर्फ उनके जनरल रिव्यू करा रही हूँ. नेक्स्ट जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 है, उसके अंदर हम इनके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे वन बाय वन. तो आपका ये सारे जो फॉर्म्स है ओनरशिप के वो क्लियर हो जाएंगे. यहाँ पे हम रीड करते हैं. विद द रेस्पेक्ट ऑफ टू ओनरशिप द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में टेक द फॉर्म ऑफ ए सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और ए जॉइंट स्टॉक कंपनी. Each form has its own merits and demerits. दैट मीन्स हमें कौन सा फॉर्म स्टार्ट करें, जॉइंट स्टॉक कंपनी स्टार्ट करें, सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट करें, तो हर फॉर्म के अपने मेरिट्स है, डीमेरिट्स है. हम सबको कंसीडर करेंगे बिफोर स्टार्टिंग एनी
बिफोर चूजिंग एनी फॉर्म ऑफ ओनरशिप, ये हम मेरिट्स को देखेंगे और डीमेरिट्स को कंसीडर नहीं करेंगे तो हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। जब हम उसे ऑपरेट करेंगे तब हमें हो सकता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़े। तो उस केस उससे बचने के लिए हमें पहले ही, बिफोर स्टार्टिंग एन एंटरप्राइज, वी मस्ट कंसिडर द वेरियस फॉर्म ऑफ ओनरशिप अवेलेबल in the market, their merit, their demerits. Is it clear? The choice of the suitable form of ownership will depend on such a factor as the line of business, capital requirement, liability of owners. लाइबिलिटी का मीनिंग है सिंपली, आपको सबको पहले से पता होगा, यदि नहीं पता है तो मैं बताती हूँ। लाइबिलिटी इज रिलेटेड टू बेसिकली पेमेंट। दैट मीन्स यदि मैंने लोन लिया है किसी से बैंक से और मैं बोलूँ लाइबिलिटी ऑफ माई लोन, दैट मीन्स मुझे कितना अमाउंट उसको पे करना है। It is related, basically it is related to the loan or it is related to the payment. There are two terms, there are two basic terms which are mostly used in commerce. It is asset or an liability. Asset basically यदि हम कहें तो जो जिनसे हमें पैसा रिसीव हो सकता है, जो जिनमें हमने इन्वेस्ट किया और उनसे हमें फ्यूचर में या नियर फ्यूचर में हमें अमाउंट रिसीव हो जाएगा। सपोज कीजिए मैंने एक लैंड में इन्वेस्ट किया है, तो यदि मैं लैंड को सेल करूंगी तो डेफिनेटली मुझे उससे अमाउंट रिसीव होगा। मैंने बिल्डिंग परचेज की है, मैं यदि उसको फ्यूचर में सेल करूंगी या मैं उसको अर्निंग कर रही हूँ तो दैट इज माई असेट। लेकिन यदि मैंने बैंक लोन लिया है और उसका मुझे पेमेंट करना है तो दैट इज माई लाइबिलिटी। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ओनरशिप। तो यहाँ पे डिवीज हमने वेरियस फैक्टर्स देखे, आगे देख रहे हैं डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, लीगल फॉर्मेलिटीज, कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस, ट्रांसफेरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट एंड सो ऑन। तो ये सब हम जो इन सब के मेरिट है डीमेरिट है वहां पे स्टडी करेंगे। तो हमें बिफोर स्टार्टिंग एनी एंटरप्राइज और बिफोर चूजिंग एनी फॉर्म ऑफ ओनरशिप वी मस्ट कंसिडर ऑल दीज पॉइंट्स। Is it clear? Next one is location of business enterprise. Location is a very important role play in our business because हम देखेंगे कि यदि सपोज कीजिए हमारा रॉ मटेरियल गुजरात में मिलता है और यदि हमने उससे रिलेटेड बिजनेस स्टार्ट किया है अरुणाचल प्रदेश में, तो हम देखेंगे कि हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है रॉ मटेरियल को हमारी फैक्ट्रीज तक पहुंचाने की, या जो तो हम देखेंगे वो हमारी कॉस्ट बहुत हाई हो जाएगी क्योंकि हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत हाई होगी। तो हमें लोकेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज, यदि हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें उसकी लोकेशन को डेफिनेटली कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि यदि हमने सही लोकेशन चूज नहीं करी है तो हम हो सकता है हमारा बिजनेस फ्यूचर में लॉसेस में चल जाए। अदर हो सकता है हमें जितना हमें एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना प्रॉफिट अचीव ना हो पाए। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज कीजिए यदि हम प्रॉपर जो सिटीज है, मेन सिटीज है, मेट्रो सिटीज है, यदि हम वहाँ पे 5 स्टार होटल ओपन करते हैं, 7 स्टार होटल ओपन करते हैं, तो दैट मीन्स हम देखेंगे कस्टमर्स जो हमारे सिटीज के अंदर है या हमारे जो टूरिज्म प्लेसेस है, तो हम देखेंगे कि वहाँ पे हमारा वो बिजनेस फ्रूटफुल होगा। लेकिन यदि सपोज कीजिए मैं एक 5 स्टार होटल एक विलेज में स्टैब्लिश कर देती हूँ, क्यों? क्योंकि वहाँ पे मुझे लैंड रीजनेबल रेट में मिल रही है, तो मुझे पता पड़ेगा डेफिनेटली जब मैं यदि उस बिजनेस को ऑपरेट करूंगी तो देखूंगी कि मेरे जो नंबर ऑफ कस्टमर्स है वो बहुत लिमिटेड है या ना नहीं है, तो मुझे प्रॉफिट नहीं होगा। उस केस में मुझे लॉसेस स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमेशा हमें एक बिजनेस के लिए प्रॉपर लोकेशन चूज करना नेसेसरी है, कंपल्सरी है। An important factors to be considered at the start of the business is the place where the enterprise will be located. Any mistake in this regard can result in high cost of production, inconvenience in getting right kind of production input or serving the customer in the best possible way. Availability of raw material and labor, power supply and services like banking, transportation, communication, warehousing, etc. are important factors while making a choice of location. Is it clear? तो बेसिकली यदि हम लोकेशन चूज करेंगे, लोकेशन के बारे में देखेंगे तो हमें इन सब फैक्टर्स को कंसीडर करना पड़ेगा, एंड देन आफ्टर वी विल फाइनलाइज अवर लोकेशन ऑफ द बिजनेस. Next one is financing the proposition.
financing is the proposition. Basically, it is related to the fund, or it is related to the money that we invest in our business. Is it clear? So basically यहाँ पे बोला गया फाइनेंसिंग द प्रपोजिशन, दैट मीन्स यदि हमारे पास टोटल फंड है, सपोज कीजिए हम एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस बिजनेस के लिए हमें कितने फंड की रिक्वायरमेंट है, वो हमने प्रिडिक्ट कर लिया है। उसके बाद में हम देखेंगे कि टोटल जितना फंड हमने प्रिडिक्ट किया है वो सारा फंड हमारे पास अवेलेबल है, नहीं है तो हमें लोन लेना है तो हम लोन लेंगे, और उसके अलावा लोन के थ्रू हम फंड अरेंज करेंगे। और फाइनेंसिंग द प्रपोजिशन का मीनिंग है हमारे पास जो टोटल फंड है हमें किस तरीके से बिजनेस में इन्वेस्ट करना है। सपोज कीजिए मेरे पास टोटल 1 करोड़ रुपीज है तो किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं हो सकता है 1 करोड़ से टोटल एक बिल्डिंग परचेज कर लूँ उस बिजनेस के लिए। यदि मैंने बिल्डिंग परचेज कर ली है जो टोटल 1 करोड़ रुपीज है, तो मैं नेक्स्ट जो अदर फंक्शंस है वो कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी। अदर फंक्शंस करना मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे कंसीडर करना पड़ेगा कि मैं उस जो 1 करोड़ है जो टोटल फंड है उसको किस तरीके से इन्वेस्ट करूँ। हो सकता है मैं टेम्परेरी बिल्डिंग रेंट पे ले लूँ, मशीन्स एक्वायर कर लूँ जो नेसेसरी है, उसके अलावा जो कुछ फंड है मैं अपने पास सेव कर लूँ, कुछ फंड्स में रॉ मटेरियल के लिए अलोकेट कर दूँ। तो मुझे ये प्लानिंग करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू माय फंड अवेलेबिलिटी कि मुझे किस तरीके से उस फंड को बिजनेस में प्रपोज करना है, किस तरीके से मुझे बिजनेस में इन्वेस्ट करना है। Financing is considered with providing the necessary capital for starting as well as for continuing the proposed business. Capital is required for investment in fixed assets like land, building, machinery, and equipment in current assets. Equipment capital is required for investment in fixed assets like land, building, machinery, and equipment. इज इट क्लियर? तो यहाँ पे बोला है कैपिटल हमें जो फिक्स असेट्स के लिए चाहिए, तो लैंड हो सकती है हमारी फिक्स असेट, मशीनरी हो सकती है, प्लांट्स हो सकती है। स्टूडेंट फिक्स व्हाट इज फिक्स असेट, व्हाट इज करंट असेट? तो बेसिकली मैं यहाँ पे बताऊं, मैंने अभी आपको एक टर्म क्लियर की थी कि फिक्स असेट्स क्या है और करंट असेट क्या है। तो बेसिकली असेट एक प्रॉपर्टी है हमारे बिजनेस में जिनको हम सेल करके बिजनेस में यदि कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आएगी या तो हम उससे अर्न कर सकते हैं, वापस हम उससे रुपए अचीव कर सकते हैं। तो दैट इज अवर असेट। और यदि हम हमारे ऑनगोइंग बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं और फिर हम उससे मनी अर्न कर रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो अवर असेट। तो यहाँ पे 2 टाइप की असेट्स के बारे में बताया गया है। फर्स्ट वन इज फिक्स असेट, सेकंड वन इज करंट असेट। करंट असेट बेसिकली वो असेट्स होती है जिनसे हमें 1 ईयर के अंदर हमें पेमेंट रिसीव हो जाएगा, दैट इज अवर करंट असेट। यदि 1 ईयर के बाद में हमें जिनसे पेमेंट रिसीव होगा बिजनेस में, दैट इज अवर फिक्स असेट। और फिक्स असेट हम उन्हें भी कह सकते हैं जो हम लॉन्ग टर्म हमारे बिजनेस में उनको इन्वॉल्व करते हैं, लॉन्ग टर्म हमारे बिजनेस में वो हमारे साथ रहेंगी, दैट इज अवर फिक्स असेट। और स्टूडेंट डोंट बी पैनिक, ये दोनों टर्म जो फिक्स असेट है, करंट असेट है, वो आप अकाउंट्स में जो आपका अकाउंट सब्जेक्ट है उसके अंदर आप उसके बारे में स्टडी करेंगे। आई थिंक आपने उसके बारे में रीड भी कर लिया होगा, लर्न भी कर लिया होगा। यदि नहीं किया है तो डोंट बी पैनिक। ये जो मेन क्रूशियल टर्म्स है फिक्स असेट, करंट असेट्स, अकाउंट्स की, तो आप अकाउंट्स के अंदर इसके बारे में और डिटेल में स्टडी करेंगे। हम देख रहे हैं यहाँ पे फाइनेंसिंग द प्रपोजिशन के बारे में स्टडी कर रहे थे। कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर investment in fixed asset like land, building, machinery and equipment, and in current asset like raw material, books, debts, stock of finished goods, etc. Capital is also required for meeting day-to-day expenditure. Proper financial planning must be done to determine the requirement of capital. प्रॉपर प्लानिंग किस लिए चाहिए? फर्स्ट वन इज डिटरमाइन द रिक्वायरमेंट ऑफ द कैपिटल, दैट मीन्स हमें कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, हम बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं। सेकेंड वन इज सोर्स फ्रॉम वेयर द कैपिटल विल बी रेज्ड,
हम कहाँ कहाँ से हमारे फंड को अरेंज करेंगे, जितनी कैपिटल हमें रिक्वायरमेंट है हम उसे कहाँ से अरेंज करेंगे, कैसे अरेंज करेंगे। एंड द थर्ड वन इज द बेस्ट वेज ऑफ यूटिलाइजिंग द कैपिटल इन द फर्म। जो हमारे पास लिमिटेड कैपिटल है बिजनेस में, हम उसको बिजनेस में किस तरीके से सबसे बेस्ट यूज करेंगे। तो तीनों चीजें हम फाइनेंसिंग द प्रपोजिशन के अंदर कंसीडर करते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन इज फिजिकल फैसिलिटीज। तो बेसिकली फिजिकल फैसिलिटीज के बारे में यदि हम स्टडी कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि अवेलेबिलिटी ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज इंक्लूडिंग मशीन, इक्विपमेंट, बिल्डिंग, सपोर्टिव सर्विसेज इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर्स एट द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस। दैट मीन्स ये जो भी हमें फैक्टर्स चाहिए, वो हमें इक्विपमेंट्स की बात करें, मशीनरीज की बात करें, प्लांट्स की बात करें, तो हमें कहाँ से अवेलेबल हो पाएंगे और हमें कहाँ से अरेंज करना है। जैसे कि आप देखेंगे कि अब जैसे जैसे आप बिजनेस के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि बहुत सारे जो मशीन्स वगैरह हमें चाहिए, बिल्डिंग्स चाहिए, तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तो लैंड, दो से तीन ऑप्शन होते हैं। एक तो उनको परचेज कर ले, इसके अलावा रेंट पे ले ले, लीज पे ले ले। तो हमें वो सब फैसिलिटीज कहाँ अवेलेबल होगी, किस तरीके से हम उनको बिजनेस में लेके आएंगे। द डिसीजन relating to the factors will depend on the nature and the size of the business, availability of funds and the process of production. तो जो डिसीजन है इसका रिलेटेड वो किसके पर डिपेंड करता है? नेचर एंड द साइज ऑफ द बिजनेस। हमारे बिजनेस का नेचर क्या है, हमारे बिजनेस का साइज क्या है, ये स्मॉल स्केल में है, लार्ज स्केल में है, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, हमारे पास फंड्स कितने हैं, एंड द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन प्रोसेस क्या है। इन सब पे फैक्टर डिपेंड करता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट सेवेंथ पॉइंट की हम बात करें तो दैट इज प्लांट लेआउट। बेसिकली यहाँ पे प्लांट लेआउट को समझने से पहले यहाँ पे लेआउट का मीनिंग गिवन है। हम पहले उसको लेआउट के जो मीनिंग है उसको रीड करेंगे, देन आफ्टर वी विल डिस्कस दिस टॉपिक और दिस पॉइंट। Layout means the physical arrangement of machine and equipment needed to manufacturing a product. Is it clear? तो लेआउट का मीनिंग क्या है? फिजिकल अरेंजमेंट। दैट मीन्स हम उनको किस तरीके से अरेंज करेंगे, जो मशीन्स है, इक्विपमेंट्स है, जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग के लिए रिक्वायर्ड है हमारे बिजनेस में, तो उनको किस तरीके से अरेंज करेंगे, ये प्लांट लेआउट में देखते हैं हम। तो वंस द रिक्वायरमेंट ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज हैव बीन डिटरमाइंड, the entrepreneur should draw a layout plan showing the arrangement of these facilities. Layout means the physical arrangement of the machine and equipments needed to manufacture a product. Is it clear? Next one is competent and committed workforce. दैट मीन्स जो सिंगल एक ऑनर है बिजनेस का, तो ऐसा नहीं कि सारे वर्क एक ऑनर कंप्लीट करता है। बहुत स्मॉल स्केल यदि हम बिजनेस की बात करें तो हो सकता है ऑल वर्क्स हैव बीन डन बाय ए सिंगल पर्सन। लेकिन जैसे 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 बिजनेस का साइज इंक्रीज होता जाएगा, हमें वेरियस पर्सन चाहिए वेरियस वर्क्स को, जो वर्क है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। तो हमारा जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे बनती है कि कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्कफोर्स को ही हम अपॉइंट करें। वर्कफोर्स इज रिलेटेड टू द बेसिकली लेबर एंड एम्प्लॉय ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। लेबर एंड एम्प्लॉय ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। यदि आपने किसी एक ऐसे पर्सन को अपॉइंट किया है जो बेसिकली उस बिजनेस में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता है, या जो काम करने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, टाइमली काम करने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, तो आपका जो वर्क है वो टाइमली नहीं हो पाएगा, प्रॉपर नहीं हो पाएगा, क्वालिटी वाइज लेस हो सकता है। तो जो भी वर्कफोर्स हम अपॉइंट करें, तो हमें डिसाइड करना होगा कि पहले तो हमें पर्टिकुलर वर्क के लिए कितने पर्सन चाहिए, देन आफ्टर हम उनको क्या, उन जो पर्टिकुलर वर्क है उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कितना एक्सपीरियंस चाहिए। ये सब हम मैटर्स जो कंडीशंस है, मिनिमम कंडीशन है, उनको कंसीडर करें। एंड देन आफ्टर वी विल अपॉइंट द वेरियस एम्प्लॉयज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे every enterprise need competent and committed workforce to perform various activities so that physical and financial resources are converted into desired output.
Next is, since no individual entrepreneur can do everything himself, he or she must identify the requirement of skilled and unskilled workers and management staff. There are two type of workers, skilled and unskilled workers. Skilled that means यदि आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो skilled मतलब उसके अकॉर्डिंग चाहिए एम्प्लॉयज, उसके स्किल्स मतलब उसके अकॉर्डिंग, उसके जो टैलेंट है उसके अकॉर्डिंग है. अनस्किल्ड दैट मीन्स आप अपॉइंट कर रहे हैं एंड देन आफ्टर आप अपने जो बिजनेस रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं और वो आपके बिजनेस के लिए वर्क कर रहे हैं. तो स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स, मैनेजरियल स्टाफ दैट मीन्स जो सीनियर लेवल में पर्सन है. प्लान शुड ऑल्सो बी मेड अबाउट हाउ द एम्प्लॉयज विल बी ट्रेन एंड मोटिवेटेड टू गिव देयर बेस्ट परफॉर्मेंस. दैट मीन्स उनको प्लान जो बिफोर स्टार्टिंग एन ऑर्गेनाइजेशन हमें प्लान भी बनाना है कि किस तरीके से हम एम्प्लॉयज़ को हायर करेंगे, उनको ट्रेन करेंगे, किस तरीके से हमें मोटिवेट करेंगे एम्प्लॉयज़ को. मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है जो रिजल्ट चाहिए. दैट मीन्स यदि आप स्टूडेंट हैं, आपको यदि टाइमली मोटिवेट नहीं करेंगे, आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, आपके पेरेंट्स, आपके गार्जियंस, टीचर, तो हो सकता है आप जो एक्सपेक्टेड गोल है वो अचीव ना कर पाए. तो ऐसे बिजनेस में यदि आपको जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट चाहिए, सपोज कीजिए आपको एक्सपेक्टेड इतनी यूनिट चाहिए, इतने यूनिट की सेल चाहिए, तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन एम्प्लॉय ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन. तो उन्हें टाइमली मोटिवेट करना जरूरी होता है. आप देखेंगे कि एम्प्लॉयज़ को पॉजिटिव भी मोटिवेट कर सकते हैं, नेगेटिव भी मोटिवेट कर सकते हैं. नेगेटिव रिलेटेड हो सकता है, उनकी जॉब रिस्क हो सकती है, उनका प्रमोशन हो सकता है, प्रमोशन को रोकना. और पॉजिटिव भी वो हो सकता है कि प्रमोशन होना, उनका सैलरी बढ़ा देना, जो प्रमोशन पेमेंट है हो सकता है उनको पोजीशन प्रोवाइड करना. तो हमें डेफिनेटली ये सब चीज़ें भी प्रायर टू स्टार्टिंग एन ऑर्गेनाइजेशन ये सब चीज़ें हमें डिसाइड करनी पड़ेगी. इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन इज टैक्स प्लानिंग. आप सबने सुना है इसके बारे में. टैक्स, जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उनको डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू देयर अर्निंग्स टैक्स पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को. तो हम देखेंगे कि यदि हमें एक ऐसा बिजनेस चूज करना होता है जिसमें हम हम डिसाइड करते हैं कि हमें टैक्स के अकॉर्डिंग किस बिजनेस को चूज करना है. यदि हम गवर्नमेंट को कम से कम टैक्स देने में इंटरेस्टेड है तो हमें ऐसे बिजनेस चूज करना चाहिए जहाँ पे हमारा टैक्स कम लगे. या फिर हमें जो हमारा बिजनेस है, ऑनगोइंग बिजनेस, जिस फील्ड में हम बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, तो हमें प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी कि हमारी जो टैक्स है वो लाइबिलिटी कम से कम हो गवर्नमेंट को पेमेंट की. हम क्या कर सकते हैं, कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहाँ हमें टैक्स का बेनिफिट मिल रहा है, कहाँ हमें एग्जेम्पशन मिल रही है टैक्स में. तो हमें ये सब पॉइंट्स को कंसिडर करना पड़ेगा, टैक्स प्लानिंग करनी पड़ेगी. तो यहाँ पे बोला गया टैक्स प्लानिंग हैज बिकम नेसेसरी दीज डेज because there are a number of tax laws in the country. There are number of tax laws in the country and they influence almost every aspect of the functioning of modern business. The founder of the business has to consider in advance the tax liability under various tax laws and its impact on the business decision. Is it clear? Last and the final is the launching the enterprise. Launching the enterprise is basically it is related to starting an organization. यदि हम ये सारे पॉइंट्स को कंसीडर कर लेते हैं, जो टोटल 9 पॉइंट है, उन सब के बारे में हमने स्टडी कर ली है या हमने प्लानिंग कर ली है. तो नेक्स्ट जो फाइनल हमारा पॉइंट है वो है लॉन्चिंग द एंटरप्राइज. दैट मीन्स अब हमारा जो मेन वर्क है वो है कि हम किस तरीके से उस ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्च कर सकते हैं. और देन आफ्टर हम जो हमारी प्लानिंग थी, रिसोर्सेज कहाँ से अरेंज करना है, हम वो करना स्टार्ट कर देंगे. और जो मशीन्स चाहिए उनके बारे में हम अरेंज करना स्टार्ट कर देंगे. तो बेसिकली यहाँ पे हम उन सारे रिसोर्सेज को अरेंज करना स्टार्ट कर देंगे जो हमारे बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड है. तो आफ्टर द डिसीजन रिलेटिंग टू द अबाव मेंशन फैक्टर्स have been taken, the entrepreneur can go ahead with actual launching of the enterprise, which would mean mobilizing various resources, fulfilling necessary legal formalities, starting the production process and initiating the sales promotion campaign. तो बेसिकली यहाँ पे हम लॉन्चिंग द एंटरप्राइजेस में क्या देख रहे हैं
मोबिलाइजिंग वेरियस रिसोर्सेज, जितनी रिक्वायर्ड है हमें रिक्वायरमेंट है रिसोर्सेज की, उनको मोबिलाइज करना, फुलफिलिंग नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज। जब आप वेरियस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 2 में, तब आप देखेंगे कि जो वेरियस फॉर्म्स हैं उनकी सबकी अपनी अपनी डिफरेंट लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं। उन लीगल फॉर्मेलिटीज को एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करने से पहले फुलफिल करना होता है। तो हम यहाँ पे जो भी हमारे बिजनेस की लीगल फॉर्मेलिटीज है हम उनको फुलफिल करेंगे। और स्टार्टिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोडक्शन सपोज कीजिए मैंने स्टार्ट किया है या न्यूज़पेपर या कहीं पे भी आर्टिकल दिया है कि हमारे 7 से 7 जनवरी है तो हमारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाएंगे मार्केट में, पर्टिकुलर शॉप से अवेलेबल है। तो ऐसा नहीं कि मैं 7 जनवरी को जब मेरा इनॉग्रेशन करूंगी उसका तब मैं उसका प्रोडक्शन स्टार्ट करूंगी। मुझे प्रोडक्शन को बहुत पहले से स्टार्ट करना होगा। देन आफ्टर आई विल sales my product, to starting the production process and initiating the sales promotion campaign. Sales promotion campaign is basically related to the say promotion strategies. दैट मीन्स यदि हम कोई भी न्यू प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं मार्केट में तो ऐसा तो नहीं है कि कस्टमर को घर बिना कोई इंफॉर्मेशन या कुछ भी उसको आइडिया लग जाएगा कि ये प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में आने वाली है। तो उसके उस बिफोर हमें सेल से पहले उसके बारे में प्रमोशन करना पड़ेगा। प्रमोशन मे बी इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट, in the form of door-to-door communication, or it may be pamphlet, hoardings, or various promotion strategies are available. We can choose any type of promotion strategies for promotion of our product. तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो various स्टार्टिंग जो प्रमोशन स्ट्रेटजीज हैं हमें उनको भी फुलफिल करना होगा, उन्हें भी करना पड़ेगा। प्रमोशन कैंपेन स्टार्ट करना पड़ेगा एक एंटरप्राइज को एक्चुअल डेट से ऑपरेट होने से पहले। तो हमने यहाँ पे टोटल जो फैक्टर्स है, टोटल 10 फैक्टर्स के बारे में हमने यहाँ पे स्टडी किया है जो हमें बिफोर स्टार्टिंग एन ऑर्गेनाइजेशन हमें कंसिडर करना पड़ेगा। सबसे फर्स्ट, सिलेक्शन ऑफ लाइन बिजनेस। सेकेंड वन इज साइज ऑफ द फर्म। Third one is the choice of form of ownership. Next one is the location of business enterprise. Next is financing the proposition. Sixth one is physical facilities. Seventh one is plant layout. Eighth is competent and committed workforce. Ninth one is tax planning. And the 10th is launching the enterprise. Is it clear? तो स्टूडेंट ये पॉइंट से फैक्टर्स से जो वेरियस फैक्टर्स हमें कंसीडर करना है बिफोर स्टार्टिंग एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये वाला टॉपिक मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ये वाला टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब स्टूडेंट जो हमारा जो चैप्टर 1 था बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स, आप देखेंगे या जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तब भी आपको बताया था कि दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। First part is related to the history of business, trade and commerce. किस तरीके से हम हिस्ट्री में बिजनेस स्टार्ट किया, किस तरीके से हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज करते थे। तो बहुत सारे जो हिस्ट्री है बिजनेस से रिलेटेड वो हमारे फर्स्ट पार्ट में कवर्ड है। अभी जो हमने कवर किया है वो हमारा सेकेंड पार्ट है इस टॉपिक से रिलेटेड। तो मैं स्टूडेंट मैंने आपको जब फर्स्ट पार्ट स्टार्ट किया था तब मैंने आपको बोला था कि जो सेकंड पार्ट है कंप्लीट होने के बाद में हम फर्स्ट पार्ट पे मूव करेंगे। तो हम बेसिकली यहाँ पे हम देखेंगे कि जो फर्स्ट पार्ट है वो बेसिकली जो हिस्ट्री है बिजनेस की उससे रिलेटेड है। तो स्टूडेंट मैं इसको आपको यहाँ पे स्पेसिफिकली नहीं रीड करा रही हूँ, आप इसको सेल्फ रीड करेंगे। जो फर्स्ट पार्ट है उसको आप सेल्फ रीड करेंगे और आपको किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है फर्स्ट पार्ट में, जैसे व्हाट इज हुंडी, व्हाट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, व्हाट इज बार्टर सिस्टम, यदि कोई भी किसी भी रिलेटेड टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप जो लाइव स्ट्रीम क्लासेस हैं उसके अंदर अपने डाउट को रेज करेंगे, क्वेश्चन पुटअप करेंगे अपने डाउट से रिलेटेड, उससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस पुटअप करेंगे। और यदि आप क्वेश्चंस नहीं पुटअप करेंगे तो उस केस में मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पुटअप करूंगी
तो बेसिकली आपको ये चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है वो सेल्फ रीड करना है, और आपको जो भी डाउट है वो आपको मुझसे क्लियर करने हैं लाइव स्ट्रीम क्लासेस में। तो स्टूडेंट, आपका ये फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट चैप्टर्स हम देखेंगे कि फर्स्ट जो चैप्टर है आपका वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इससे रिलेटेड आपको जो नोट्स है वो कंप्लीट रखने हैं, नोट्स कंप्लीट प्रिपेयर करने हैं। नोट्स के लिए मैंने बताया था जो बुक में येलो हाईलाइटेड लाइंस है वो आपको कॉपी, जो आपकी नोटबुक है उसमें नोट डाउन करने हैं। और ये जो आपका इस चैप्टर के एंड में देखेंगे क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट है, ऑलमोस्ट ये सब पार्ट आपके नोट्स में कवर है, और सब पार्ट आपके जो नोट्स आपने प्रिपेयर किए हैं उसमें कवर है। आपको ये स्टूडेंट जो क्वेश्चन आंसर है वो कॉपी में नहीं करने हैं, आपको जो नोट्स प्रिपेयर किए हैं उनमें से आपको क्वेश्चन आंसर्स को फाइंड आउट करना है उनमें से, और लर्न करना है। आपको इस क्वेश्चन आंसर्स को कॉपी में नोट डाउन नहीं करना है, आपको सिर्फ कॉपी में नोट्स प्रिपेयर करना है। इज इट क्लियर? आपको बस इन जो क्वेश्चंस है उनके आंसर्स फाइंड आउट करने हैं और आपको लर्न करना है। और यदि किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है आपको, आप लाइव क्लासेस है उसमें आप मुझसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। तो शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर आपको करना है। प्रोजेक्ट और असाइनमेंट्स गिवन है, वो आपको कुछ नहीं करना है, उससे रिलेटेड आपको कुछ भी नहीं करना है। तो शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स आपको करने हैं। उसके अलावा जो नोट्स प्रिपेयर किए हैं वो हर लाइन, हर पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको जितना भी पार्ट हमने नोट्स में से किया है वो आपको कंप्लीट आपको लर्न करना है। और कुछ भी टॉपिक यदि आपको नहीं समझ में आया है चैप्टर 1 से रिलेटेड, तो आप लाइव स्ट्रीम क्लासेस में से रिलेटेड क्वेश्चंस पुटअप कर सकते हैं। क्योंकि स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि एग्जाम में ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे गिवन है और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स गिवन है तो यही एग्जाम्स में पुटअप होते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ऐसा नहीं है। क्लास 11th ऑनवर्ड्स आपका जो चैप्टर है उसमें से कहीं से भी क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाएगा। एग्जाम्स में कहीं से भी क्वेश्चंस आ सकता है, तो आपको कंप्लीट चैप्टर आपको प्रिपेयर करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नोट्स आप प्रॉपरली प्रिपेयर करेंगे, नोट्स अपने आप में मोर देन सफिशिएंट है ये, और उसके अलावा आप बुक से भी आप लर्न कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो आपका ये जो चैप्टर नंबर 1 है वो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 के बारे में स्टडी करेंगे। चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। इज इट क्लियर?